नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान साहब। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। शुक्रिया। जी, शादाब चौहान साहब बेबाकी से बात रखते हैं अपनी, और एआईएमआईएम के बड़े कहें जो पार्टी की तरफ से बात रखने वाले व्यक्ति हैं। और शादाब चौहान साहब से हम उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, बिहार इलेक्शन की भी बात करेंगे, कुछ और ऐसे मसले जो एआईएमआईएम से जुड़े, जिस पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, उन पर भी हम करेंगे चर्चा। शादाब चौहान साहब, सबसे पहले हम बिहार इलेक्शन पर चलेंगे, बिहार की बात करेंगे। बिहार इलेक्शन में आप लोग चाह भी रहे थे इंडिया अलायंस के साथ जाने की, लेकिन बात नहीं बन पाई। कहाँ कहाँ मैदान में रहेंगे इस बार बिहार में? देखिए, बिहार में हम लोग पिछले 11 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं और हम लोग सीमांचल क्षेत्र में, स्पेशली जो बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जिसको दोनों लोगों ने, आरजेडी ने भी जेडीयू ने भी पॉलिटिकली अनटचेबल बना दिया। ठीक, वहाँ पर बाढ़ की वजह से जो स्थितियाँ हैं, वहाँ शिक्षा का वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, सड़क नहीं है, वहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं है। हम लोगों ने सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल और वहाँ पे शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए इंडस्ट्रियल हब, आईटी पार्क, वहाँ पे सड़क सुरक्षा और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उस कटान को रोकने के लिए वहाँ प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम अगर कहीं है तो सीमांचल क्षेत्र में। इन सब विषयों को लेकर के हम बिहार की जनता की, सीमांचल की आवाज़ उठाते रहे। 5 विधायक हमारे जीत के आए, जिसमें से 4 विधायक हमारे आरजेडी ने ले लिया। उसके बावजूद हमने बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए हम लोगों ने वहां पर सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए, लेकिन शादाब साहब, ये लड़ने का 5 विधायक आपने, ठीक है समझ लिया, सीमांचल में आपने 5 विधायक आपके चुनकर आए, आपने इतने सारे मुद्दे उठाए, लेकिन इनको आप अप्लाई कैसे करेंगे भाई? आपको अप्लाई करने के लिए सरकार में आना होगा, सत्ता में आना होगा, और क्या एकदम इतना बड़ा ड्रेस्टिक चेंज तो नहीं हो सकता कि कोई पार्टी आए? और निश्चित हम लोग 2015 से कार्य कर रहे हैं और जब हमारे 5 विधायक जीते, उसके बाद 4 विधायक जब आरजेडी ने हमारे तोड़ लिया, चोरी कर लिया, खरीद लिया, और जब इनके कोई विधायक ले जाता है कांग्रेस के या इनके, ये बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। जब आपने मेरे 4 विधायकों को लिया, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? क्या उससे लोकतंत्र सुरक्षित हो रहा था? उसके बावजूद भी मेरा दिल देखिए, हमने बड़ा दिल दिखाते हुए अख्तर इमान साहब, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने लेटर लिखा और कहा कि हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि सेक्युलर वोटों का बंटवारा ना हो और बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखा। और ये कंडीशंस रखा, हम लिख के दे रहे हैं कि हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिएगी, हम सिर्फ 6 सीट मांग रहे हैं। बदले में हम लोग डिमांड क्या कर रहे हैं? सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना दीजिए, आईटी हब और आईटी पार्क और इंडस्ट्रियल हब बना दीजिए, और रोजगार के अवसर जो वहाँ के हमारे बिहार के सीमांचल के भाई बाहर जाकर के रोजगार के लिए बाध्य हैं, मजबूरी पलायन के लिए मजबूर हैं, उनको आप अवसर दे दीजिए। इन सब मांगों को हमने सामने रखा था। क्या गुनाह था मेरा? मैंने कोई ऐसा तो आसमान तो नहीं मांग लिया था। अब तो वोट ऑफ फ्रैक्शन रोकना चाह रहे थे, और शायद यही बात कहती भी रही है इंडिया अलायंस की, भाई अगर एआईएमआईएम आती है तो वोट डिवाइड हो जाता है, बीजेपी की बी टीम, बहुत कुछ कहा जाता है आप लोगों के लिए। वोट ऑफ फ्रैक्शन आप रोकना चाह रहे थे, वोटों का बंटवारा रोकना चाह रहे थे, फिर क्या हुआ? क्यों बात नहीं बन पाई? ये जवाब तो लालू जी और तेजस्वी यादव जी देना देंगे। और दूसरी चीज ये है कि बिहार की सम्मानित जनता ये देख रही है कि कौन सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकना चाह रहा था और किसने उस बंटवारे को हवा दी है। और लेकिन एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं हम कि लालू जी या तेजस्वी जी जब चुनाव अगर हार गए तो आप इल्जाम न लगाइएगा आपकी वजह से हार गए। जैसे छोटा बच्चा बोलता है कि कोई मम्मी चॉकलेट लेके भाग गया, टॉफी लेके भाग गए, वो ले गए मेरी टॉफी, बाद में ना रोइएगा आप। हम तो पहले से आपको आमंत्रित कर रहे थे। अब गेंद उनके पाले में है। अब तेजस्वी जी को, लालू जी और इंडिया गठबंधन को तय करना है क्या वो वोटों का बंटवारा रोकना चाहते हैं, नहीं रोकना चाहते हैं। और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सीमांचल में 5 विधायक हमारे आए, आरजेडी के कितने जीते थे? हम लोग वहां एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किए। उसके बाद हमने तो कभी भी एनडीए का समर्थन नहीं किया ना। उसके बावजूद हमारी पार्टी तोड़ने का क्या लक्ष्य था? ये लोग मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को पसंद नहीं करते, हमारा वोट चाहिए। आप बताइए, 1% का डिप्टी सीएम होगा, 2% का होगा, आपने हर समाज को ले लिया। जब कुर्मी का, सैनी का, पासवान का, यादव का, ठाकुर, भूमियार सबका नेता होगा तो मुसलमानों का नेता क्यों नहीं हो सकता? और हम तो सबको कंबाइन करके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। इसीलिए हम लोग, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर इमान साहब ने अब सारी परिस्थिति को देखकर इंतजार करने के बाद हम लोग थर्ड फ्रंट पर। उदित राज, कांग्रेस लीडर उदित राज हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो गलती पिछली बार इलेक्शन में हुआ, विधानसभा इलेक्शन में, वो ना दोहराएं आप, उसका खामियाजा इस गठबंधन को भुगतना पड़ा है। शायद वो सीमांचल का जिक्र कर रहे होंगे, आप लोगों की सीटें आई हैं, आरजेडी की कम हो गई, आप भी जिक्र कर रहे हैं। दूसरा एक ये भी तो हो सकता है, आपने जो इंडिया अलायंस में जाने की बात कही, ये केवल परसेप्शन बनाने वाली बात हो।
एक बात जी। बताइए, आप हमको बेनकाब कर दीजिए। अगर हमने ये बात एक पॉलिटिकल ड्रामा की अगर किसी को लग रहा है तो आप बोलिए कि हम आपको 6 सीट दे रहे हैं, हमने 5 जीत करके 6 मांगा है, कोई आसमान तो नहीं मांग लिया, मैंने चांद तारे तो नहीं मांग लिए। ठीक है। आप हमें 6 सीट दीजिए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, इंडस्ट्रियल हब, आईटी पार्क और वहां पर शिक्षा के केंद्र और ये सब चीजों, हमारी 5-6 डिमांड्स हैं, इनको मांग लीजिए। और हम लिख के दे रहे हैं, हम कभी मिनिस्ट्री नहीं मांगेंगे आपकी सरकार में, हम तो लिख के दे रहे हैं। आप हमको जनता के सामने बेनकाब कर दीजिए। अब बिहार की जनता के सामने वो जो हमारे वोट बैंक का दुरुपयोग होता रहा है, हमें वोट डालने वाला रोबोट बना करके जो रखा गया है, प्रति व्यक्ति आय में सीमांचल सबसे पिछड़ा हो जो है, ये सीमांचल की जनता इसका जवाब देने जा रही है। वहां जो रैली निकली, इन्होंने तो रैली निकाली थी राहुल जी ने, और इन्होंने क्या करके निकाली, बैरिस्टर ओवैसी साहब की तो सुनामी निकली थी, जिसमें सीमांचल की जनता ने बैरिस्टर ओवैसी साहब को जो सम्मान दिया, वो इस बात का संकेत है कि हम लोग 4 का जवाब 24 से देने जा रहे हैं। ठीक बात है, आपने कहा कि रैली नहीं रैला निकला, लाखों लोग आए, लेकिन क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। भीड़ कई बार आ जाती है, नजर आ जाती है, लेकिन जब जब वोट देने जाता है व्यक्ति तो उसे पता होता है कि मेरा ये वोट अगर मैं इसे दूंगा तो बर्बाद होगा, इसे दूंगा तो मैं जो चाह रहा हूं उस ट्रैक पे चला जाऊंगा। देखिए, संविधान रक्षक और मैं उनको राष्ट्र संपत्ति के समान मानता हूं कि जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं और संविधान की रक्षा का सबसे बड़ा योद्धा अगर आज के इस दौर में है, नफरत के दौर में, तो बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं। लोगों के दिल में उनके प्रति इतना सम्मान है कि कुछ भी हो जाए वो वोट एमआईएम को देने वाले हैं, क्योंकि एमआईएम के अगर विधायक 20 विधायक होंगे तो फिर सरकार किसकी बनेगी ये हम तय करेंगे। क्या सीमांचल के लिए किया जाएगा और बिहार के मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे ये हम तय करेंगे। हम मिनिस्ट्री नहीं मांगेंगे, हम सीमांचल की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, जो भेदभाव हुआ है बिहार के लोगों के साथ, बिहार के लोगों को गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली में मजदूरी करने के लिए जो बाध्य होना पड़ता है, हम उसको समाप्त करके वहां रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। इंडिया अलायंस के नेता तो अभी भी कह रहे हैं कि आप वोट काटने आए हैं। ये मजाक बन चुका है उनका डायलॉग, और बिहार की जनता समझ रही है कि ये लोग, वो बार बार कह रहे हैं हम आपके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, और आप साथ नहीं ले रहे हो, फिर बोल रहे हो वोट काटने आए। तो वोट काटने के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो यही लोग हैं। और किससे मिले हैं, कौन इनके बीच में आरएसएस का है, क्या है, ये तो बिहार की जनता भी जानती है और चुनाव के बाद पता भी चल जाएगा। लेकिन हमारा एक ही संकल्प है कि अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करते हुए सीमांचल एवं पूरे बिहार के वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग के लोगों को न्याय सुनिश्चित करना। अच्छा, ये बता दीजिए बिहार में अब प्लान क्या है आगे आपका, कितनी सीटों पर आप मैदान में उतरेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी? अगर आपको सीटें ज़्यादा मिलती हैं और उसके बाद आपको अपने साथ मिलाने के लिए तैयार होते हैं, तब क्या होगा? नहीं, हमारा तो अभी ऑफर है ही है, हमने तो पब्लिकली बोला हुआ है, हमारा लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, जवाब नहीं दिया, लेकिन हम लोग बिहार में बहुत सारी सीटों पर लड़ने में सक्षम हैं। लेकिन कितनी लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, कैसा लड़ेंगे, ये अभी पार्टी डिसाइड तो हो चुका है, लेकिन पब्लिक डोमेन में हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि अख्तरुल इमान साहब जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग थर्ड फ्रंट पर विचार कर रहे हैं, जो भी चीज़ें होंगी जनता के सामने समय पर रख दी जाएंगी। अभी तो इन लोग की भी लिस्ट नहीं आई है, अभी तो इन्हीं लोग में भी लड़ाई चल रही है, तो अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे विचार कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ज़रूर हम लोग बिहार की जनता के सामने रख रहे हैं, जो सेकुलर माइंड की हैं। हम लोगों ने एक चीज़ तय की थी कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, जी, बीजेपी को हराया जाए, और 5 सीट जीत करके 6 सीट मांगा था। ऐसी कौन सी बात है कि जिस समाज का आपको 19% वोट चाहिए, उस समाज का प्रतिनिधित्व से कौन सी नफरत है तेजस्वी यादव जी को या राहुल गांधी जी को या किसको, ये देश जानना चाहता। आपको नहीं लगता कि अगर कोई और नेता या एआईएमआईएम अगर वहाँ स्टैब्लिश होती है तो आरजेडी के वोट पूरी तरह से शिफ्ट हो सकते हैं? ये चिंता तो रही होगी ना उन्हें। देखिए, अगर उनको वोट की चिंता संविधान की रक्षा और नफरतवादी ताकतों को हराने से बढ़कर है तो वो करते रहें। हम तो समाज की चिंता करते हैं, हम सीमांचल क्षेत्र की चिंता करते हैं, हम बिहार की सम्मानित जनता के हितों की रक्षा की चिंता करते हैं, वो वोट बैंक की करते हैं। इसीलिए बिहार की जनता हमारे साथ जो प्रेम भाव दिखा। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी को आप हराना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर क्या है? नहीं, बीजेपी को हम हराना चाहते हैं। हराना चाहते हैं तो फिर वो अगर वोट, मुस्लिम वोट डिवाइड हो रहा है, स्वाभाविक है कि जो आपका वोट है वही आरजेडी का वोट भी है, ऐसे में तो फायदा हो जाएगा बीजेपी को। ये तो तेजस्वी यादव जी को तय करना चाहिए। ये तो इसीलिए तो मैंने कहा, मैंने अपना नुकसान होने के बावजूद जिस पार्टी ने मेरे 4 विधायक तोड़ा है,
जिसने हमारी पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा है, हम उस दल के साथ भी बड़ा दिल दिखा करके अख्तर ईमान साहब ने लालू जी एवं तेजस्वी जी को लेटर लिखा है ओपन, वहां जाकर दरवाजे पर जाकर के दस्तक दी है कि हम लोग आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए तो किया है। और जो नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं बीजेपी की। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई बिहार की। बिहार बहुत नज़दीक है, सबसे पहले बिहार इलेक्शन है, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां अगर हम कहें कि इसी पैटर्न पे लगभग इलेक्शन लड़ा जाता है, जाति आधारित वोट होता है, भले ही आप कहते रहें कि भाई विकास, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, विकास की बात होगी, तमाम तरह की बात होगी, लेकिन फाइनली जब वोट गिरता है तो वो जाति आधारित वोट गिरता है। उत्तर प्रदेश में आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में भी आपकी कोशिश होगी कि किसी अलायंस के साथ जाएं, इंडिया अलायंस के साथ जाएं, अखिलेश के साथ जाएं? देखिए, हम हमेशा एक बात स्पष्टता के साथ कहते हैं कि हम लोग फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए, जो लोग संवैधानिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखते, हम उनको हराने के लिए हर उस ताकत के साथ चलने तैयार हैं जो ताकत संविधान की रक्षा और सभी समाजों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत है। ये चाहती हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारे दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना राजनीतिक वजूद को समाप्त कर दूंगा। हम लोग ये तय कर चुके हैं कि जब हर समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कितने परसेंट निषाद उत्तर प्रदेश में है, कितने परसेंट राजभर है, जाट भाइयों का है, निषाद का है, राजभर का है, पटेल का है, यादवों का है, ठाकुरों का है, जब सब समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व है तो फिर 19%, 20% मुसलमान का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? और अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि जिस समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा उस समाज को न्याय अधिकार नहीं मिल सकता। इसीलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन बात जो आती है बिहार में, वही बात उत्तर प्रदेश में भी आती है ना कि भाई अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का भी वही वोट बैंक है जो आपका है, फिर कैसे तालमेल बन पाएगा? वहां भी एक चिंता नहीं रहेगी? आपको लगता है कि गुंजाइश बनेगी क्या? नहीं जी, अखिलेश जी का वोट चला गया बीजेपी पर, जी, मेरे वोट पर आप राजनीति करेंगे और मेरे विषयों पर आपके मुंह में ताला लग जाएगा। आप बताइए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ क्या बदतमीजी हुई, क्या सब हरकत हुई? एक वर्ड बता दीजिए अखिलेश यादव जी बोले हो। और छोड़िए, मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों की, वक्फ पे तमाम चीज़ें हुई, हमारी मस्जिदों पर, मदरसों पर, दरगाहों पर बुलडोजर चले, मॉब लिंचिंग में मारा गया, कुरैशी भाइयों के कारोबार को ध्वस्त किया गया, कितनों पे आंदोलन की बात। आपको लगता है कि सही तरीके से उनके फेवर में अखिलेश यादव खड़े नहीं हुए, बात नहीं उठाई उनकी? अखिलेश जी सिर्फ हमारा वोट चाहते हैं और कमरे से बैठ करके ट्वीट करते समय मुसलमान शब्द लिखने तक से उनको आपत्ति है। तो मुसलमान सब चीज देख रहा है कि कैसे हमारे वोटों को लेकर के जो हमारे दम पर, हमारे बल पर सत्ता में पहुंचे हैं, वो मेरा नाम लेने तक से नफरत करते हैं। अखिलेश यादव बी टीम कहते हैं आपकी पार्टी को, बीजेपी की। आज तो पूरा देश देख रहा है कि उनसे बड़ी बी टीम कौन है। वो खुद बीजेपी की बी टीम बनकर के कार्य कर रहे हैं, इसीलिए वो मुसलमानों के विषय पर बोलने भी नहीं चाहते हैं। जब एक यादव भाई के साथ अत्याचार होता है तो उसको वहाँ बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं। जब मुसलमानों के दरगाह पर, मस्जिद, मदरसों पर बुलडोजर चले, मुसलमानों का पर कानून का दुरुपयोग किया जाए, चाहे बरेली हो, संभल हो, कहीं भी कानून का दुरुपयोग किया जाए, या मॉब लिंचिंग की जाए, या फिर कुरैशी भाइयों के कारोबार को टारगेट किया जाए, मवेशियों के नाम पर टारगेट किया जाए, कितने विषयों पर उन्होंने आंदोलन की बात की है। क्या आजम खान साहब के लिए आंदोलन किया था उन्होंने? नहीं करते हैं वो। क्या अगर नेताजी के साथ ये बात होती, क्या वो आंदोलन नहीं करते? जब उनके परिवार पे आती है तो आंदोलन करते हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये सब पूरी जनता देख रही है कि हमारे दम पर आप राजनीति करेंगे और हमको पॉलिटिकली अनटचेबल मानते हैं। ये लोग हमको राजनीतिक अछूत मानते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हम लोग 195 प्लस सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं, मजबूती के साथ। इलेक्शन उत्तर प्रदेश में आप लगभग आधी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल लड़ेंगे जी। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं उत्तर प्रदेश, बिल्कुल नहीं है, ठीक बात है। और उनके समाज का कितने % यादव है उत्तर लेकिन प्रदेश? संगठन खड़ा हो गया है उत्तर प्रदेश में आपका इतना कि 200 सीटों पर लड़ पाए आप चुनाव। हम लोग 403 सीटों पे चुनाव लड़ने में सक्षम है। अगर चुनाव लड़ने की बात आएगी संगठन की, 75 जिलों में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है। और जब लखनऊ में हमारा प्रदेश जो अधिवेशन हुआ तो अखिलेश यादव जी ने अगले दिन माइनॉरिटी की मीटिंग बुला ली थी, जो 5 साल से नहीं हुई थी। ये डर था, पूरे लखनऊ में इस बात की चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी के पास, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि देखिए बीजेपी को छोड़ दिया जाए, बसपा को, बाकी किसी के पास इतना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारा है, हमारा जो है बूथ लेवल पर भी हमारा कार्य करता है।
हमारा ब्लॉक लेवल पे है, विधानसभा लेवल पे है, हमारा जिले लेवल तो सामान्य बात है, लेकिन बूथ स्तर तक अगर किसी का कार्यकर्ता है उत्तर प्रदेश में हम ऑफिशियल, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, क्योंकि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट शौकत साहब और पूरी टीम ने, MIM ने उत्तर प्रदेश में जो ज़मीनी कार्य किया है उसी का नतीजा है कि आज समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। मेरठ में तीसरे नंबर पर रही थी मेयर के चुनाव में समाजवादी पार्टी, और हम लोग दूसरे नंबर पर रहे थे 1,28,000 वोट ला करके। हमारे संबल में चेयरमैन किसका? हमारा है। चिंता है समाजवादी पार्टी को आपको लेकर। दूसरा एक और महत्वपूर्ण सवाल, और चूंकि बीजेपी के सब बड़े चेहरों में हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल नाकाम है मुख्यमंत्री जी। उनकी भाषा शैली, लगता ही नहीं कि उन्होंने संविधान पे शपथ लिए व्यक्ति की भाषा ऐसी भी हो सकती है। अच्छा, आपने नाकाम शब्द यूज किया, ये किस पैटर्न पे हम समझें, से किस लाइन के लिहाज से समझें ये नाकाम? देखिए, हर विभाग में भ्रष्टाचार है जी। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, पता चल जाएगा कितना भ्रष्टाचार है। हाँ। दूसरा, कानून का दुरुपयोग। आप पुलिस स्टेट बना देना चाहते हैं क्या? आप बताइए कि हाफ एनकाउंटर करते हैं, और जब कानून का इस्तेमाल, आप फतेहपुर में घटना घटती है, बीजेपी के लोग उसमें शामिल होते हैं, आप ना एनकाउंटर करते हैं, ना बुलडोजर चलाते हैं, ना जेल में भेजते हैं, ना गोरखपुर में पुलिस पे पत्थर चलाने वालों पर ना एनकाउंटर, ना बुलडोजर, ना जेल, बहराइच में दंगा करने वाले बीजेपी के लोगों पे ना एनकाउंटर, ना बुलडोजर, ना जेल, आगरा में दलित सांसद की हत्या की धमकी देने वाले और गुंडागर्दी करने वाले सड़क पे ना एनकाउंटर, ना बुलडोजर, ना जेल, सिर्फ मुसलमानों पे कानून का दुरुपयोग करेंगे। आपने संविधान पे शपथ ली है, आपकी भाषा तो सौम्य होनी चाहिए, और वैसे भी आप तो एक संत हैं। उनकी भाषा, उनको मैं कहूंगा राजधर्म का पालन करना चाहिए, क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, जो मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे। चलिए, ये ठीक है। एक और, वक्त थोड़ा कम है, एक और आखिरी सवाल चलते चलते, आपने अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था उस पर आपने सवाल उठाया था कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैच हुआ भी, भारत जीता भी, लोगों ने विशेष भी दी। निश्चित जी। जिस देश के साथ हमने कुछ दिन पहले जंग फतेह की है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, और सरकार और सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उस देश ने, उस दुश्मन देश ने हमारे 26 भारतीयों को, अपने शैतानों को भेज करके उनकी हत्याएं कराई हैं, तो किस मुंह के साथ हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे? जब हम पानी और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता, ट्रेड और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता, क्रिकेट और आतंकवाद क्यों चलेगा एक साथ? एक दूसरी चीज, उस क्रिकेट मैच में क्या हुआ? वो उनके बदतमीज खिलाड़ी क्या बकवास कर रहे थे, क्या नौटंकी कर रहे थे? ये किसने होने दिया? हम ये कहते हैं कि जब सब चीजें बंद होंगी, क्रिकेट भी बंद होना चाहिए, और जब तक वो आतंकवाद न छोड़ते, तमाम रिश्ते बंद होने चाहिए। क्रिकेट मैच भारत की संप्रभुता से बढ़कर नहीं हमारे लिए। बिल्कुल। तो अभी दरअसल दो बड़ी इवेंट, या कहें इलेक्शन, बिहार इलेक्शन और उत्तर प्रदेश इलेक्शन अपकमिंग है, और इस पर बहुत बेबाकी से शादाब साहब ने बात रखी है, और स्वाभाविक है कि AIMIM बहुत बड़ी प्लेयर ना हो, लेकिन बहुत इफेक्टिव प्लेयर इसलिए है कि हो सकता है कि हार जीत में बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहे, अपने कुछ सीटें भी हो सकता है कि बिहार में अभी लेकर आए, लेकिन पार्टियों के लिए नतीजों में बहुत असर डालने वाली AIMIM ज़रूर होगी। शादाब साहब, आपने न्यूज़ 18 से बात की, बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया। नमस्कार।